स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है लॉ ऑफ मास सेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो इस लॉ ऑफ मास सेशन को हम आज एक जनरल केमिकल इक्वेशन से जो है वो साबित करेंगे कि जनरल केमिकल इक्वेशन से लॉ ऑफ मास सेशन को कैसे साबित करना है। कि जनरल केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करना है, इक्वेशन को पहले हमने वो इक्वेशन करनी है जो इक्वेशन बैलेंस होगी, जो इक्वेशन बैलेंस होगी। क्योंकि तारीफ के मुताबिक ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो मतवाजन कीमी मसवात में रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद इनके मोलर कंसंट्रेशन का बतौर मोतरमा के हासिल ज़रूर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने ये एक मिसाल ली, इसमें रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी है, ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बना रहे हैं और साथ हमने इनके मोल्स की तादाद को लिख दिया है। रिएक्टेंट ए के मोल्स की तादाद को स्मॉल ए से ज़ाहिर किया, रिएक्टेंट बी के मोल्स की तादाद को स्मॉल बी से ज़ाहिर किया, प्रोडक्ट सी के मोल की तादाद को स्मॉल सी से और प्रोडक्ट डी के मोल की तादाद को स्मॉल डी से। ठीक है, और मोल का कांसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, 9th में चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमने लॉ ऑफ मास रिएक्शन के को इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि ये एक पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन कितने रिएक्शन में मुश्किल होता है? दो रिएक्शन में। शाबाश, दो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। शुरू में कौन सा रिएक्शन होता है जी? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास रिएक्शन में इसका रेट मालूम करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो हम लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A मोलर कंसंट्रेशन का एक्टिव मास और B मोलर का एक्टिव मास का हासिल ज़रब हमने लिखा। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करके हमने उसका कांस्टेंट लिखा और Kf जो न्यू कांस्टेंट लिखा, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। तो आगे फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B एज इट इज, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? इसी तरह से सिमिलरली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम रेट को फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन C और D प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट करके वो दोबारा से A और B रिएक्टेंट बनाते हैं। तो उसके लिए जो चीजें रिएक्ट करती हैं, यहाँ पर सवाल बड़ा अहम है, जो चीजें रिएक्ट करती हैं उनके ऊपर आपने लॉ ऑफ मास रिएक्शन को अप्लाई करना। क्लियर होगी बात? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतवाजन कीमी मसवात में रिएक्टेंट लिखा हुआ, प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ। प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट नहीं कर रही है रिएक्ट। तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में कर रहे हैं। आप सब क्लियर हो रही है बात? रिवर्स रिएक्शन में। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली। तो इसके लिए हमने ये डायरेक्टली लिख दिया और रिवर्स रिएक्शन के रेट को R से शो करते हैं और आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट लिख दिया, रिवर्स रिएक्शन का Kr लिख दिया। अब ये मसवार नंबर 2 बन गया। मसवार नंबर और मसवार नंबर 2 जब इनके दोनों के रेट निकल आए, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, तो इक्विलिब्रियम की हालत में जैसे आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। तो अब इक्विलिब्रियम की हालत में हमने इन रिएक्शन के रेट को क्या लिए, ये दोनों रेट क्या होंगे? बराबर। इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में से क्या मुराद है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत से मुराद है कि दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। नंबर 1, रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, क्लोज सिस्टम में जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी मिकदारें कांस्टेंट होनी चाहिए, उनकी मिकदारें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मिकदारें कांस्टेंट है तो इसलिए हमने क्या रेट बराबर है, तो इनकी वैल्यू लगाई। वैल्यू लगाने के बाद ये A और B के मोलर कंसंट्रेशन की जो हमारे पास वेरिएबल थे इनको हम राइट तरफ ले गए और Kr जो रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट था वो इधर ले आए ताकि कांस्टेंट अलग हो जाए और वेरिएबल्स अलग हो जाए। अब ये दो कांस्टेंट है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि दो कांस्टेंट ज़रब हो रहे हो, ज़रब खा रहे हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी जगह हम एक नया कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि Kf और Kr बराबर होगा Kcc और Kc भी एक नया कांस्टेंट है और Kc का क्या नाम है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इसको Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों कहा है? कांस्टेंट तो समझ आ रहा है, इक्विलिब्रियम क्यों कहा है? क्योंकि जो रिएक्शन है वो किस हालत में है? डायनामिकल इक्विलिब्रियम की हालत में। क्लियर हो गया? ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कांसेप्ट आपको आना चाहिए।
अब इसके बाद हमने उस इक्वेशन को के एफ और के और की जगह के सी लगाया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में ये बात शो हो रही है कि अगर के मोलर कंसंट्रेशन सी और डी में से किसी एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो के सी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि के सी और ये सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन एक दूसरे के क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो हो रहा है, जबकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका एक जनरल केमिकल इक्वेशन हमने के सी का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा अमोनिया की फॉर्मेशन हम लेते हैं, जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया गैस बनती है और ये प्लांट के अंदर बनती है। मियां वाली के करीब एक इलाका है, इस सिकंदराबाद, वहां पर एक फैक्ट्री है, तो वहां पर ये गैस बन रही है और इस गैस से फिर आके मजीद मतलब जो फर्टिलाइजर्स है वो बन रही है। फर्टिलाइजर मतलब खादें बन रही हैं। तो हमने इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमने बैलेंस किया इसको, हाइड्रोजन के मोल की तरह 3 है और नाइट्रोजन के मोल की तरह 1 है और अमोनियम के मोल की तरह 2 है। ये इक्वेशन बैलेंस हुई। जैसी बैलेंस हुई हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया केसी वाला इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया और उसका सब तरीन दर्श बेटा मैंने क्या क्या बताया हुआ तरीका लिखने का केसी का कि आपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको बटे से ऊपर लिख दें और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को बटे से नीचे हाथ से जल्दी तौर पर लिख दें। तो वो लिखेंगे, ये जनाब आपका सवाल तैयार हो जाएगा। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है ये कि ये इक्वेशन दी गई है, फाइंड आउट द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन।